हेलो बच्चा, आवाज आ रही ना? यस सर। ओके, स्टार्ट करते बेटा। अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़ा आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई है। अब सभी बच्चे अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। आप लोग वीडियो जो है ना, आपका वीडियो उसको ऑन कर लीजिए और आवाज को म्यूट रखेंगे आप लोगों ने, ठीक है? सचिन मीणा, टीना बुनकर, कार्तिका, अंकित शर्मा, धारवी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लास्ट हमने कल की क्लास में हमने इम्यूनिटी का पहला प्रकार हमने पढ़ा था बच्चों, सहज प्रतिरक्षा। और सहज प्रतिरक्षा को हम लोग जन्मजात भी कहते हैं। और उसके हम लोगों ने कल बता दिया मैंने आपको कि सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में 4 पंक्तियों के रूप में पाई जाती है, जिनमें से हम 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज, जिसके कई नाम हो सकते हैं। सहज भी है, जन्मजात भी है, स्वाभाविक भी है, और प्राकृतिक भी है, और इनेट भी है। इन सभी का मेन जो यू कह सकते हैं जो विशेषता है वो ये है कि जन्म से होती है। और ये प्रतिरक्षा जो है उसका चौथा जो प्रकार है प्रदाह, क्योंकि 2-3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। शारीरिक अवरोध मैंने कल बता दी थी आपको, शारीरिक अवरोध में 3 पंक्तियां होती है। दूसरा जो प्रकार है वो था पूरक तंत्र। तीसरा मैंने बता दिया था बक्षाणु। आप लोग अंकित शर्मा, टीना, पूनम, नीतू, ये अपनी वीडियो को ऑन कर लो बेटा। आप लोग चाहे तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। आवाज आ रही ना? आयुष, आयुष दरिया? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? तो अब चौथा प्रकार हम पढ़ेंगे प्रदाह। ध्यान दें, प्रदाह जिसे बोलते हैं प्रदाह, शोथ और इन्फ्लामेटरी। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल समझा रहा हूं। ये हम सबके अंदर होता है। ये व्यवस्थाएं या जो क्षमता है आप में, मेरे में, हर किसी छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति में होती है, और ये जन्म से होती है। तो प्रदाह का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको समझा रहा हूं आपको कि जब कभी हमारे शरीर के अंदर, ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर के में एक सबसे आवरण है जिसको त्वचा बोलते हैं। लेकिन जब कभी हमें हमारे त्वचा में जब कभी हम लोग चोट लग जाती है, या जब कभी हम लोग यूं कह सकते हैं कि जलन होती है, यानी जल जाते हैं, या फिर कभी किसी प्रकार से अगर हमारे त्वचा में कोई चोट लगने से उस स्थान पर यूं कह सकते हैं कि आसपास के जो उत्तक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उस स्थान पर रोगाणु और विषाणुओं के लिए प्रवेश के लिए क्या बन जाता है, मार्ग बन जाता है। बहुत सिंपल समझा रहा हूं कि जब कभी कैसे हमारे त्वचा में या शरीर के किसी भाग में जब चोट लग जाती है, यानी आप जानते हैं चोट लग जाना या किसी प्रकार की इंजरी जब हो जाती है, या कभी हम लोग कैसे बर्न हो गए, यानी माना जा रहा है कि त्वचा में जलन, या त्वचा किसी स्थान से क्या होगी, जल चुकी है, तो उस स्थान की में सूक्ष्म जीवाणु, यानी ये त्वचा, आप इसको समझें। और त्वचा एक्चुअल में अभेद्य कवच है, लेकिन जब कभी किसी स्थान चोट लग जाती है तो उस स्थान पर रोगाणु के लिए उस स्थान पर क्या बन जाता है बच्चों, मार्ग बन जाता है। समझ आ रहा है आपके? तो उस स्थान पर रोगाणु या जो विषाणु प्रवेश करते हैं उनको रोकने और उन्हें नष्ट करने के लिए होता क्या, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो बहुत सिंपल बता रहा हूं कि जब चोट लग जाती है तो उस स्थान के उत्तक, यानी उस स्थान या उस अंग के उत्तक क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। और उत्तकों के नष्ट होने से वहां पर, यानी उस स्थान की त्वचा की कोशिकाएं, रक्त केशिकाएं, या रक्त में जो कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, यानी उस स्थान के आसपास की जो कोशिकाएं जो अंग होती है या सतह होती है, आप लोग आवाज को म्यूट रखें, आवाज को म्यूट रखें सभी, आवाज को म्यूट रखें सभी। ओके, आवाज आ रही, मेरी प्रॉपर ऑडियो आ रहा है? यस सर। ओके, अब ध्यान, उत्तक जब नष्ट होते हैं, ध्यान से सुने, उत्तक नष्ट हो जाने के कारण उस स्थान के आसपास के जो उत्तक जब नष्ट होते हैं तो वो स्थान, यानी उन सभी यानी उस स्थान पर कुछ सामूहिक क्रिया चालू हो जाती है। और ये आपने फील किया होगा, जब कभी भी आपके किसी स्थान पर चोट लगती है तो चोट लगने के बाद कुछ दिनों या कुछ घंटों में वो स्थान, यानी समझे उस स्थान पर वो स्थान थोड़ा क्या हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है। साथ ही वो स्थान हल्का सा, उस जगह का जो रंग है वो लाल या थोड़ा सा गुलाबी हो जाता है, आपने देखा होगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, वहां पर आपको क्या शुरू होने लगता है, दर्द होने लगता है। इन सभी सामूहिक क्रियाओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रदाह या शोथ या इन्फ्लामेटरी, यानी किसी भी चोट लगी स्थान पर सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, यानी उसका गर्म हो जाना, और साथ ही वहां पर हमें हल्का सा पेन होना, ये सभी सामूहिक जो क्रियाएं हैं इन्हें प्रदाह बोलते हैं। लेकिन ये सभी क्रियाएं क्यों होती है,
क्योंकि इन क्रियाओं का मेन कारण क्या है, उस बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु के प्रवेश को रोकना, या अगर प्रवेश हो जाए तो प्रवेश के बाद उसे क्या करना, नष्ट करना। अब वो कैसे होता है वो आपको समझा रहा हूं। तो वो सिंपल वे की बात हम करें कि माना जा रहा है कि ये आपके त्वचा या कोई अंग है और इस स्थान पर मान जा रहा है ये इस स्थान प्रदाह के प्रोसोर है, तो जिस स्थान पर चोट लगती है उस स्थान की कोशिकाएं यानी जो रक्त केशिकाएं होती है, खासतौर पर रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज जिनमें रक्त बहता है, रक्त केशिकाएं के नष्ट होने से इनकी पारगम्यता बढ़ जाती है। बड़ा आवाज क्यों म्यूट रखें, जो भी बच्चे आवाज को म्यूट रखें बोले। इंसान की रक्त केशिकाएं नष्ट होती है और साथ ही रक्त केशिकाओं की पारगम्यता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, पारगम्यता, जिससे रक्त केशिकाओं में मौजूद जो WBC कोशिकाएं होती है, वो WBC कोशिकाएं जो होती है वो उसी चोट लगे स्थान पर पहुंच जाती है। यानी आप एक बार वापस समझा रहा हूं कि जब कभी किसी स्थान में चोट लगती है तो चोट लगने के बाद उस स्थान के उत्तक नष्ट होते हैं, उन उत्तकों के नष्ट होने उत्तकों की कोशिकाएं खासतौर पर उस स्थान से जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं और बेसोफिल कोशिकाएं, बेसोफिल और मास्ट और रक्त कोशिकाओं में खासतौर कौन सी, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स जिन्हें आप बिमोन बोलते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है और वो रासायनिक पदार्थ जनरल एक तो होता है स्टेमिन, स्टेमिन है, सेरोटोनिन। अगर राइटिंग समझ आ रही बेटा, मैं बोल रहा हूं स्टेमिन है और सेरोटोनिन, स्टेमिन और सेरोटोनिन रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। उन रासायनिक पदार्थों के स्राव के कारण उस स्थान पर पाए जाने वाली जो रक्त केशिकाएं हैं, उन रक्त केशिकाओं की पारगम्यता बढ़ जाती है और रक्त केशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं खासतौर पर WBC, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है और रक्त प्लाज्मा उस स्थान पर आ जाता है, जिससे उस अंग या उस चोट वाले स्थान पर सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा, रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा और रक्त केशिकाओं में मौजूद जो WBC जो कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, जो वक्षाणु प्रकृति होती है, वो कोशिकाएं वहां पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद मृत कोशिकाओं को, प्रवेश करने वाले जीवाणु को, विषाणु आदि का वो कोशिकाएं क्या कर लेती है, भक्षण करती है। क्या करती है बच्चों, भक्षण करती है। इन सभी क्रियाओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रदाह कहते हैं। और अपेक्षा करता हूं समझ में आगे होगा कि जब भी किसी स्थान में चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद उस स्थान पर कुछ कर्मिक क्रियाएं होती है, जैसे कि चोट लगने वाले स्थान पर जहां पर चोट लग जाती है उस स्थान के ऊपर वहां पर पाए जो उत्तक जो नष्ट होते हैं, उन उत्तकों के नष्ट होने से जो यूं कह सकते हैं कि जो रोगाणु है या विषाणु है उनका प्रवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ आ रहा है आपके, रोगाणु का, विषाणु का प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण उस स्थान पर जो नष्ट हुई कोशिकाएं हैं, खासतौर पर मास्ट कोशिकाएं या बेसोफिल कोशिकाएं, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्राव करती है। सिंपल याद करो, और वो रासायनिक पदार्थ कौन है, स्टेमिन, स्टेमिन और दूसरा कौन सा है, सेरोटोनिन। समझ आ रहा है आपके। और एक और है प्रोस्टोग्लैंडिन, और है, ये आपको याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, प्रोस्टोग्लैंडिन है। ये तीन रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, जिसके कारण, इन तीनों रासायनिक पदार्थों के कारण चोट वाले स्थान पर जो रक्त केशिकाएं हैं, रक्त केशिका मतलब बच्चा जिसमें रक्त बहता है, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं की पारगम्यता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, पारगम्यता, जिससे रक्त केशिकाओं में बहने वाला रक्त जो है और रक्त में उपस्थित जो कुछ कोशिकाएं, खासतौर पर WBC, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, वो क्या हो जाएगी, रक्त केशिका बाहर आ जाएगी और वो WBC कोशिकाएं क्या करेगी, उस स्थान पर संक्रमित जो बैक्टीरिया है उनका क्या कर लेगी, भक्षण करके उस स्थान से रोगाणु के प्रवेश को खत्म कर देगी। समझ आ गया होगा। हालांकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, कई बार क्या होता है, चोट ज्यादा गहरी होती है तो 2-3 दिन बाद में वहां पर क्या होता है कि जो कोशिकाएं नष्ट होती है, खासतौर पर उत्तक कोशिकाएं या WBC कोशिकाएं जो नष्ट होती है, उनके द्वारा एक विशेष प्रकार पदार्थ का स्राव किया जाता है और वो पदार्थ आगे जाकर 2-3 दिनों में येलो पदार्थ बन जाता है, जिसे आप लोग जानते हो पस यानी मवाद पड़ जाती है। सुना होगा या देखा होगा, सॉरी सुना क्या देखा होगा। तो जो मवाद है वो मवाद भी एक्चुअली उसी प्रदाह का ही भाग है। अब या तो वो मवाद जो है वो या तो त्वचा की सतह पर या त्वचा के अंदर क्या हो जाती है, स्रावित हो जाती है, जिसे आसपास की जो WBC कोशिकाएं हैं, वक्षाणु कोशिकाएं, उसका क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। ये तमाम जो क्रियाएं हैं ये मिलाकर क्या कहलाती है बच्चों, प्रदाह। और ये हम सब में कब से जन्मजात है। ये कैपेसिटी
मेरे में भी है, आप में भी है। एक दिन के से लेकर 100 साल का जो व्यक्ति होता है उन सभी में कम ज्यादा होती है, लेकिन होती जरूर है। तो इस प्रकार हमने सहज प्रतिरक्षा के चारों प्रकार मैंने आपको समझा दिए। और प्रधा का तात्पर्य अभी आप समझ में आ गया होगा कि चोट लगने के बाद किसी स्थान पर उस स्थान के उत्तक नष्ट हो जाते हैं, आप समझ। और उसके बाद आप जानते भी हैं जब उस स्थान जब चोट लगती है तो वो स्थान कुछ घंटों के बाद में देखा होगा स्वेल कर जाता है। अब आप बोलो सर ये इसका रीजन क्यों है, स्वेलिंग कैसे आ गई? तो मैंने क्या बताया कि जिस स्थान चोट लगती है उस स्थान के जो उत्तक नष्ट हो गए और उन उत्तकों के अंदर का जो द्रव था वो कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर आके इकट्ठा होगा तो डेफिनेटली जिस स्थान पदार्थों का संग्रह ज्यादा होगा तो वो स्थान हल्का सा क्या होगा, स्वेल करेगा। समझ आ रहा है आपके? स्वेलिंग आ जाएगी। और स्वेलिंग आने के बाद में वहां पर जो हमारी डब्ल्यूबीसी कोशिका है, खासतौर पर यू कह सकते हैं मैक्रोफेज, वो एक विशेष प्रकार का पदार्थ होती है पायरोजन। कौन सा पदार्थ? पायरोजन। इतना है नहीं हमारे बुक में, लेकिन आप लोग कुछ बच्चे ऐसे जो समझ रहे होंगे पायरोजन का स्राव होता है चोट वाले स्थान पर, और इसका स्राव कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। इस पायरोजन की वजह से यानी हमारे शरीर का तापमान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं, बुखार आना या फिर क्या आना, फीवर होना। तो कई बार देखा होगा चोट लगने के कुछ घंटों के बाद वो स्थान गर्म हो जाता है, सूजन आ जाती है, लाल गुलाबी हो जाता है, देखा होगा आसपास में, और साथ ही हमारी पूरी बॉडी में पेन के साथ बुखार आती है। तो ये जो बुखार आने का तात्पर्य है कि शरीर का तापमान जो बढ़ रहा है, ये तापमान क्या कर रहा है, उन रोगाणुओं के प्रवेश को क्या कर रहा है बच्चों, रोक रहा है। अब तो समझ आ गया होगा। तो जनरली जो हल्का फीवर आता है चोट के बाद, वो आना एक्चुअल में हमारी प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। और ये बुखार क्यों आती है? पायरोजन की वजह से। तो ये मैंने आपको तमाम क्रियाएं बता दी और अपेक्षा करता हूं कि आप इसको नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब हमारा जो सेकंड जो है प्रतिरक्षा का जो दूसरा प्रकार हमने कल पढ़ा था, पहला तो पढ़ लिया हमने जन्मजात हो गया, दूसरा जो प्रकार होता है बच्चों, दूसरा प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है जिसे आप लोग बोलते हैं उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा, ओके, उपार्जित, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वायर्ड। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब समझिए इसको क्या होगा, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता या वह प्रतिरक्षा जो व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। सबसे पहली बात तो ये एक बात ध्यान दें, और जन्मजात और उसमें अंतर है, वो जन्म से होती है, जीवन काल में बाद प्राप्त होती है। वो जो जन्मजात होती है वो सहज होती है। अब आप बोलो सर व्हाट इज द मीनिंग सहज क्या? तो बेटा सहज का अर्थ है नेचर, नेचुरल। जैसे चोट लगने पर वो स्थान गर्म होगा, ये सीधी बात है। तो गर्म होना कौन सा गुण है? सहज गुण है। जब भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, कॉमन सी बात है। सर्दी लगती है तो हम लोग यूं कैसे हीट लेते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारा कौन सा गुण है? नेचर। तो वैसी सहज प्रतिरक्षा क्या है कि जब कोई रोग जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसे रोकने के लिए जो पंक्तियां मौजूद है वो उसके अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है। तो वो उनका कौन सा गुण है? सहज गुण है। अब तो समझ में आ गया होगा, जैसे हमारे देश में या किसी स्थान पर अगर कोई क्राइम होता है या अपराध होता है तो वहां की पुलिस उस स्थान पर होने वाले क्राइम को रोकने के लिए क्या करेगी? कोई ना कोई एक्टिविटी करेगी, या गश्त लगाएगी, या यू ट्रैकिंग करेगी। तो वो उनका एक कौन है? ड्यूटी है। और ड्यूटी उनका कौन सा गुण में आता है? सहज गुण में आता है। तो ये मैंने समझा दिया। उपार्जित प्रतिरक्षा सबसे पहली बात क्या होती है? जन्म से नहीं होती है, ये सहज नहीं होती है, एक बात ध्यान देंगे। और उपार्जित प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल में प्राप्त होती है, और ये किसी व्यक्ति में किसी रोग के संक्रमण, यानी कुछ ऐसे रोग है जो हमारे शरीर में अगर एक बार हो जाते हैं, ध्यान सुन लीजिए, जैसे चेचक की बात हम करें, स्मॉल पॉक्स की बात हम करें, ये कुछ डिजीज है कि जब किसी व्यक्ति में कोई रोग हो गया तो रोग होने के लिए डेफिनेटली उस रोग का कोई ना कोई रोग जनक गया होगा। समझ में आ रहा होगा? तो यूं कहते किसी रोग के होने के बाद में अगर किसी व्यक्ति में, अब वो व्यक्ति भविष्य के लिए उस रोग से कभी ग्रसित नहीं होगा, मतलब उस व्यक्ति में उस रोग से लड़ने की आजीवन एक क्या होगी? क्षमता प्राप्त होगी। और ये क्षमता उसमें थी नहीं, बल्कि उस रोग के संक्रमण से प्राप्त हो रही है। तो इसको आप समझे, बहुत इजी बता रहा हूं। वह प्रतिरोधक क्षमता जो किसी प्राणी या व्यक्ति में जीवन के में प्राप्त करता है, और ये प्राप्त करने के लिए किसे प्राप्त करता है? किसी रोग के संक्रमण या बाह्य पदार्थों। और बाह्य पदार्थों का सीधा सीधा मतलब है क्या लगाकर? टीका लगाकर प्राप्त करते हैं। तो इसको डेफिनेशन आप इस पर लिखेंगे, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्राणी अपने जीवन काल में किसी रोग के संक्रमण होने या बाह्य पदार्थों यानी टीका आदि से प्राप्त करता है, उस प्रतिरोध क्षमता को हम उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और अपेक्षा करता हूं कि डेफिनेशन हम जब क्लास लेते हैं तभी मैं ऐसे ही बोलता था और 2 या 3 बार रिपीट करता हूं, और अभी मैं कर रहा हूं, टाइम भले ही कम है, रिपीट हम लोग उसी तरह कर रहे हैं।
उपार्जित प्रतिरक्षा को समझाने के लिए ध्यान दें, उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये दो प्रकार की होती है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये फिर दो प्रकार की होती है, ध्यान सुन लीजिए। पहली प्रकार की होती है सक्रिय, सक्रिय उपार्जित। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सक्रिय उपार्जित। और दूसरी होती है निष्क्रिय, निष्क्रिय उपार्जित। ओके, समझ आया, आगे होगा एक्टिव और पैसिव। और कोई दिक्कत है आपको? अब बात आती है सक्रिय उपार्जित और निष्क्रिय उपार्जित है, ये फिर दो प्रकार के। इसका पहला प्रकार कौन सा होगा? कृत्रिम। आप लिख भी रहे होंगे, अपेक्षा करता हूं। ये भी दो प्रकार की है। पहली प्रकार की है यानी कह सकते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित। और दूसरी कौन सी है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित। आप समझ पा रहे हो बच्चों? यानी सक्रिय उपार्जित फिर दो प्रकार की है, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित, ओके, दूसरी है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित। ये कैसे भी बता दूंगा। निष्क्रिय उपार्जित ये भी दो प्रकार की होती है, वही कौन कौन सी? सिंपल सी बात है, प्राकृतिक निष्क्रिय, प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये नहीं, आपको उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार तो समझ में आ गए होंगे। यानी ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। अब उसको समझने के लिए बहुत सिंपल वे में मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा है बच्चों, उपार्जित प्रतिरक्षा किस पर डिपेंड करती है ये आप समझें, ये होती नहीं है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल हमारे शरीर की एक अद्भुत जो क्षमता या कैपेसिटी है उसको आपको लेकर समझा रहा हूं कि कैसे हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। अभी आप समझ आएंगे। तो बच्चों ध्यान दो, ये हमारा मानव शरीर है, ये ध्यान दीजिए। और मानव शरीर किससे कवर्ड है? त्वचा से। और जबकि हम जानते हैं हमारे बॉडी में रोगाणु के प्रवेश करने के लिए, जैसे यू कह सकते हैं नाक, मुंह है, कान है, आईज है, और जो यू कह सकते हैं हमारी जो जनन तंत्र है, यू का जननांग है, उनमें भी यू का ऑरिफिक्स पाए जाते हैं। कॉमन सी बात हम कर सकते हैं, उनमें भी प्राकृतिक मार्ग पाए जाते हैं जहां से रोगजनक या किसी भी रोगाणु का संक्रमण हो सकता है। समझ आ गया बच्चों? रोगाणु का संक्रमण हो सकता है। अब टाइम का सोड़े आ रहा है, 10 मिनट और बच रहे हमारे पास। अब इसको समझें। अब बात इसको समझे, ये माना जा रहा है कि ये कोई मानव शरीर, और मानव शरीर के अंदर ध्यान दो, जब भी मानव शरीर के अंदर जब कोई बाह्य, और आप जानते जब भी कोई बाह्य रोगजनक, और हम जानते बाह्य रोगजनक का अर्थ है भाई जो धूल है, धुआं है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्राग कण है। बच्चों वीडियो आ रहा है क्या? यस सर। वीडियो आ रहा है? यस सर। ऑडियो वीडियो दोनों दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके। नहीं, मेरी स्क्रीन यहाँ से स्क्रीन गायब हो गई है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ क्या? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखो, जब भी कोई बाह्य रोग है, और रोगजनक का अर्थ है बेटा जो रोग को पैदा करता है, यानी सिंपल सी बात है, यानी एक सिंपल यू कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या ए ऑर्गेनिज्म, यानी एन ऑर्गेनिज्म विच कोजिंग ए डिजीज, दिस इज कॉल्ड पैथोजन, रोगजनक कहते हैं। जब भी कोई बाह्य रोगजनक, अब रोगजनक का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है? वो रोगजनक हो सकता है, वो जीवाणु, विषाणु, वायरस, कवक, धूल, धुआं, मिट्टी, कोई भी कोलाइडल पदार्थ जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये सभी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं बच्चों? बाह्य होते हैं। ध्यान दोगे, बाह्य यानी फॉरेन होते हैं। फॉरेन का मतलब हमारे शरीर के लिए बाहरी होते हैं, आउटर होते हैं। ध्यान दो कि जब भी कोई बाह्य रोगजनक या कोई रोगजनक पदार्थ, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और ऐसा प्रतिदिन हमारे शरीर में श्वास द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, या नाक, मुंह, कान द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों रोगजनक बॉडी में प्रवेश करते हैं, फिर भी हम अमूमन हमेशा बीमार नहीं पड़ते, जबकि हम जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक रोगजनक हमारे को मारने में सक्षम है। जिसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे हेजा, विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, कोरोना, कोरोना वायरस, एड्स, एचआईवी, ये सभी ऐसे रोगजनक हैं कि अगर इनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए या इनको नष्ट नहीं किया जाए तो ये हमें मृत्यु के कगार पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है? जब कोई बाह्य रोगजनक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ध्यान दो, सुनो बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उस रोगजनक का क्या होना? संक्रमण। इसको मैं आपको समझा रहा हूं। संक्रमण का क्या होता है? इन्फेक्शन। आप सुनो होगा सर व्हाट इज द मीनिंग इन्फेक्टिस, क्या होता है? बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। संक्रमण क्या होता है? जब कोई रोगजनक या कोई बाह्य पदार्थ जब शरीर में जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों? संक्रमण।
क्या बोलते हैं, संक्रमण या रोग जनकता। तो जब कोई बाह्य रोग जब पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र बहुत ही, आप इसको रिलैक्स मूड पढ़े, हमारे शरीर के अंदर हम जानते हैं देयर आर 9 ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। ओके, हमारी बॉडी इज कंसिस्ट सेवरल ऑर्गन सिस्टम, लाइक अगर बात हम कर सकते रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटेग्युमेंटरी सिस्टम है, उन्हीं में एक है इम्यूनिटी सिस्टम। और हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी, जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और इम्यूनिटी कैसे करवाता है वो आप देखिए। तो जब कोई बाह्य रोगजनक पदार्थ किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से, धुआं के रूप में, नाक से, कान से, भोजन, जल, किसी रूप में बॉडी में जाता है और आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि आप अपनी बॉडी को लेमिनेट नहीं करवा। अगर लेमिनेट करवा लेंगे, आपको लग रहा हो, कई बच्चे बोलेंगे सर वी शुड लेमिनेट अवर बॉडी, तो सर लेमिनेट कर लोगे तो खाओगे कैसे, श्वास कैसे लोगे, देखोगे कैसे, तो लेमिनेट तो नहीं करवा सकते। तो रोगाणु के संक्रमण को हम रोक नहीं सकते, लेकिन जब कोई रोगजनक प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र क्या होगा बच्चों, सक्रिय होगा। ये ध्यान दो। और हमारे प्रतिरक्षी तंत्र का सक्रिय होना ये हमारा कौन सा गुण है, सहज गुण है। जैसे आप लोगों को कोई व्यक्ति बार बार परेशान करता है तो आप इरिटेट होकर आपको क्या आता है, गुस्सा आता है, समझ आ गया ना। तो गुस्सा ना व्यक्ति का कौन सा गुण हुआ, सहज गुण हुआ। जब कभी आप लोगों को कोई खुशी होती है तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है क्या, तो वो आपका कौन सा गुण हुआ, सहज गुण। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है क्या, Yes, sir. ओके। Yes, sir. प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होगा, ध्यान से सुने। और प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होकर मतलब प्रतिरक्षी तंत्र का अर्थ है उस प्रतिरक्षी तंत्र के अंग। सिंपल सी बात है, कौन है मैं बता दूंगा। प्रतिरक्षी अंग में अगर बात हम करें, अस्थिमज्जा है, थाइमस है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं में WBC है, जो 2 प्रकार की होती है, खासतौर पर लिम्फोसाइट में 2 प्रकार है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होगा और प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होकर शरीर में क्या बनाएगा बच्चों, प्रतिरक्षी बनाएगा। ये ध्यान से सुना। और प्रवेश किसका हो रहा है, प्रवेश करने वाला जो बाह्य पदार्थ है वो एक्चुअल में हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है, प्रतिजन हो सकता है। ध्यान सुन लीजिए, जब कोई बाह्य प्रतिजन, और प्रतिजन एक्चुअल में प्रतिजन क्या हो सकता है, रोगाणु, विषाणु, कोई टॉक्सिन, कोई जहर, कोई धुआं, कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई बाह्य प्रतिजन मानव शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र क्या होगा बच्चों, सक्रिय। आवाज नहीं करें, सक्रिय होगा। और प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय किसके कारण हुआ, प्रतिजन के प्रवेश करने के बाद, जिसे प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होकर क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा। ध्यान सुना बच्चों। और प्रतिरक्षी को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो, एंटीबॉडी। और ये कौन है बच्चों, एंटीजन है। और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी, दोनों एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जानी का अर्थ जन्मजात। तो जब कोई बाह्य प्रतिजन यानी एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है, ये देखो ये बॉडी में एंटीजन, ये ध्यान दो, ओके। और एंटीजन क्या हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कोरोना कौन है, एंटीजन। जीवाणु कौन है, एंटीजन। वायरस कौन है, एंटीजन। जो धूल धुआं मिट्टी बॉडी में जा रहा है वो सब कौन है, एंटीजन। जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो कौन है, एंटीजन। जो कुछ आप बॉडी में जा रहा है ऑल आर द कंटेन या ऑल आर द बिलोंग विद एंटीजन। तो जब एंटीजन बॉडी में जाते हैं तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होगा। प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय किसने किया, एंटीजन ने, ध्यान दोगे। और उसके सक्रिय होते ही हमारा शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। और बच्चों एंटीबॉडी इस शेप में होता है, अभी तक समझ लो वाइस शेप में, ऐसे ये आपकी बॉडी में, और ये आपकी कौन बॉडी है, और बॉडी में काम हो सकता है कहीं भी, कहीं पर भी हो सकता है। लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, या ब्लड है, उत्तक है, कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो वहां पर क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। ध्यान सुनिए, एंटीबॉडी वाइस शेप में। और ये एंटीबॉडी इस बाह्य प्रतिजन को अपनी कोशिकाओं में से, किसमें से, अपनी कोशिकाओं में, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षी तंत्र का जो मेन जो गुण होता है वो किस पर काम करता है बच्चों, सेल्फ, यू कह सकते हैं यू सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी अपने प्राय सिद्धांत पर। इसको ध्यान दोगे, सेल्फ और नॉन सेल्फ। बच्चों ध्यान से सुनना, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र किस पर काम करता है, अपने प्राय सिद्धांत पर। मतलब जब शरीर में बाह्य प्रतिजन प्रवेश करता है तो बाह्य प्रतिजन प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होकर एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी बाह्य प्रतिजन को पहचान कर उसका विभेदन करके किसमें से, अपनी कोशिकाओं, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी में कई प्रकार के कोशिका और कई प्रकार के उत्तक जो जनरली आपको मैं बताता आ रहा हूं। तो ये हमारा प्रतिरक्षी क्या होगा जो बना, वो अपनी कोशिकाओं, क्योंकि उस स्थान पर हम जानते हैं कि कई प्रकार की कोशिका हमारे शरीर में मौजूद है, उन अपनी कोशिकाओं की भीड़ में से ये प्रतिरक्षी ये प्रतिरक्षी केवल और केवल इस बाहरी दुश्मन को पहचान लेगा। अब आपने बोला सर वाई,
क्योंकि ये हमारा एक कौन है, गुण है, और उसको क्या बोलते अपने प्रयास, क्योंकि प्रतिरक्षी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होगा, बाह्य दुश्मनों को पहचानेगा, पहचान कर विभेदन करेगा, और ये एंटीबॉडी मैं यहाँ बाहर लेकर समझ, ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी इस रोगजनक, और ये कौन बच्चों, ये कौन एंटीजन है और ये कौन एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचान जाएगा और इससे जुड़कर देखो, ये देखो देखो ठीक किस प्रकार ताला कुंजी 11th क्लास वाले बच्चों को याद होगा, मैंने बताया था ताला कुंजी सिद्धांत याद है बच्चों आपको? Yes, sir. Yes, sir. कैसे क्रिया करता है, ठीक उसी प्रकार से निश्चित एंटीबॉडी निश्चित एंटीजन से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है ना, तो एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर इस एंटीजन को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इस प्रकार हमारे प्रत्येक सेकंड ये क्रिया हो रही है और हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य रोग जनों से हमारे शरीर को ये प्रतिरक्षा क्या करी बच्चों, बचा रही। अच्छा मुझे बताइए इस समय क्या आपके शरीर में, मैं बोल रहा हूं तो क्या इस समय हमारे शरीर में श्वास द्वारा करोड़ों बैक्टीरिया वायरस जा रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन उन्हें नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक अद्भुत क्षमता है क्या? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। और वो क्षमता कौन सी है? प्रतिरक्षा है। और वो प्रतिरक्षा सीधी बात है, ये कब हो रहा है, जब कोई रोग जनित शरीर में जाता है या प्रवेश करवाया जाता है। सुन लो आपको, या तो जाता है या प्रवेश करवाया जाता है, बता दूंगा आपको। तो हमारा प्रतिरक्षा सक्रिय होगा, और सक्रिय होना कौन सा गुण हमारे शरीर का? सहज, नेचर। और उसके प्रवेश करते ही शरीर प्रतिरक्षी तंत्र क्या बनाएगा बच्चों? एंटीबॉडी। अब अभी छोड़ो इसको, अभी आप छोड़ लीजिए, कौन बनाएगा? प्रतिरक्षी तंत्र बनाएगा। अब आप उस प्रतिरक्षी तंत्र का मतलब समझ नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है। प्रतिरक्षी तंत्र की जो अंग है अस्थि मज्जा, थाइमस, अब तो समझ आ गया आपके, और आपकी बॉडी में पाए जाने वाले टॉन्सिल, जो मैंने पढ़ाया था लस्सी का तंत्र, याद करो बच्चों, याद आ रहा है लस्सी तंत्र? मधु, लस्सी का तंत्र नहीं पढ़ाया सर आपने? नहीं मैंने बताया था लस्सी तंत्र हमारे शरीर में मिडिल मैन का काम करता है। हाँ। और लस्सी Yes, sir. याद आ गया, थोड़ा हल्का बोल के याद आ रहा है? Yes, sir. तो ये सारे हमारे जो लस्सी का अंग है, खास तो अस्थि मज्जा याद है, अस्थि मज्जा, थाइमस याद है? Yes, sir. थाइमस बताया था मैं आपको, हमारे